Hello friends, good morning to all you. Welcome to Yodha Career Point. Today I am discuss to law of motion. तो आज के वीडियो में हम न्यूटन के गति विषयक नियम की व्याख्या करेंगे, जिसमें का नेक्स्ट टॉपिक बच चुका है जो लिफ्ट का केस है एंड पुली और दो पिंडों से जुड़ी हुई गति की बात। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो पिंडों से जुड़ी हुई गति की बात। देखिए, जैसे दो पिंडों से जुड़ी हुई गति की बात हो, मान लीजिए दो FBD ग्राफ दिया है आपको, ये देखिए, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये M1 ब्लॉक है आपका और M2 ब्लॉक है। इधर आपका अप्लाइड फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल F लग रहा है और यहाँ पे टेंशन तनाव लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछता है कि अगर दो ऐसे ब्लॉक दे दिए हैं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि तनाव क्या होगा। ठीक है, तनाव, या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है त्वरण क्या होता है। तो आपके अगर त्वरण की बात करें हम, त्वरण होता है आपका टोटल फोर्स अपान टोटल मास, यानी कि कुल बल और बटे कुल द्रव्यमान। तो टोटल फोर्स आपका F केवल है और अपान टोटल मास आपका M1 प्लस M2 है। तो ये आपका टोटल फोर्स की टोटल त्वरण की बात की जाती है। ठीक है, ये त्वरण आपका, अगर यहाँ से आपसे तनाव पूछा जाता है तो हम पहले ब्लॉक की बात करते हैं। पहला ब्लॉक आपका M1 है। M1 ब्लॉक की अगर बात करें, ठीक है, M1 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसका नीचे आपका लगता है M1G और ऊपर आपका लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन R प्रतिक्रिया बल, और इधर साइड में आपका लग रहा है तनाव T। तो इसका लगाने का तरीका क्या होता है तनाव निकालने का, जिस ओर जो है बल लगे, जिस दिशा में बल लगे उसकी दिशा, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है आपका तनाव T की ओर, यानी T की तरफ तनाव लग रहा है। फोर्स एक ही है, तनाव फोर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि तनाव जिस दिशा में लगता है उसकी दिशा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो अपोजिट डायरेक्शन मान लेते हैं 0 मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, M1 इंटू A, ये होता है आप तनाव। और अगर यहाँ पे अब A का मान हम रख देंगे तो आपका T निकल आएगा, सिंपल सा, T इक्वल टू M1 इंटू A आपका है F अपान M1 प्लस M2, ये होता है आपका तनाव बल। यहाँ से ये क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। ठीक है, तनाव आपका हो जाए M1 इंटू F अपान M1 प्लस M2। अगर यहीं से पूछ ले दूसरे ब्लॉक के लिए तनाव क्या होगा, ठीक है, अगर दूसरे ब्लॉक की हम बात करें M2 के लिए, तो इधर आपका F लग रहा है इसमें, और इसमें इसके अपोजिट साइड में आपका लग रहा है, देखिए यहाँ पे T लगने लगा है आपका अपोजिट साइड में, तो T, और ये M2 है, नीचे आपका लग रहा है M2C और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आपका R लग रहा है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका क्या हो जाता है, इसके लिए जिस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है, आपका फोर्स F माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में T लग रहा है, इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी M2 इंटू A। यहाँ पे आपका जो है हम A के वैल्यू रख देते हैं, F माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A है आपका F अपान, यानी टोटल फोर्स अपान टोटल मास M1 प्लस M2। और यहाँ से अगर हम T फाइंड आउट करें तो M2 F अपान M1 प्लस M2, और ये आपका F इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा। F हम अगर कॉमन ले लें, T इक्वल टू F कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा M2 माइनस 1 अपान M1 प्लस M2। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं हम आपका, तो T इक्वल टू F M2 माइनस M1 प्लस M2। ओके, M2 से M2 आपका हो जाता है कैंसिल, और आपका T इक्वल टू हो जाता है आपका यहाँ नीचे M1 प्लस M2। T आपका हो जाता है और F M1 अपान M1 प्लस M2, यह होता है तनाव बल आपका। ये सेकेंड T2 मान सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपका सेकेंड होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका बात करें हम इसमें, अगर आप लोगों से 3 ब्लॉक दे दे, इन्होंने 3 ब्लॉक दिया, तो 2 जुड़ी हुई वस्तुओं की बात हुई, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3
3 जुड़ी हुई वस्तु में तनाव या त्वरण, तनाव और त्वरण। तो वहाँ हमने आपसे कहा था कि टोटल फोर्स अपॉन, यहाँ भी यही हो जाता है। अगर 3 ब्लॉक की बात करें तो हम, तो आपका जो तनाव त्वरण होता है एक्सीलरेशन, A इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल फोर्स, यानी टोटल फोर्स केवल F लगेगा, और टोटल मास अगर 3 ब्लॉक रहेगा तो टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। ये आपका होता है। और अगर यहीं पे तनाव करें टेंशन की, ठीक है, तो T आपका हो जाता है m1 F अपान m1 प्लस m2, ये हो जाता है आपका प्लस m3। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। मेनली पूछा जाता है 3 या 2 तरीके के ब्लॉक, या तो एक अलग दे देता है उससे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके जो है घिरनी यानी पुली का केस। घिरनी की बात करें हम, घिरनी, ठीक है, यानी जिसे आप बोलते हैं पुली। पुली से किस तरीके, मान लीजिए एक पुली है, ये आपका पुली है, ये M1 ब्लॉक है, M1, और नीचे इसका जो वेट लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो M1G होता है, ऊपर तनाव बल लग रहा है T, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है आपका M2, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स M2G लग रहा है, और ये तनाव बल आपको नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे T। तो इसमें आपसे तनाव पूछा जाता है, ठीक है, टेंशन कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, जिस ओर हमने बताया था आपको, जिस ओर फोर्स लगे उस दिशा का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकालने का तरीका। तो T ऊपर की लग रहा है T माइनस, और नीचे की ओर लग रहा है इसके अपोजिट साइड में M1G इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, M1 इंटू A। और सेकेंड इसको मान सकते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात करें तो देखिए, पुली घूम कर इधर आई है, तो उस दूसरा आपका जो फोर्स लग रहा है नीचे M2G लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा M2G माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में T लग रहा है इक्वल टू M2A। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम G कॉमन ले लेते हैं तो आपका बच जाता है M1 माइनस M2, और आपका क्या हो जाएगा, इधर A कॉमन ले लेते हैं आपका, तो M1 प्लस M2 हो जाता है। अगर यहाँ से हम A फाइंड आउट करते हैं तो आपका हो जाता है M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, और बाहर से आपका क्या हो जाता है G। ये होता है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। अगर हम A का मान ले जाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं तो T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A का मान M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2G। ये होता है आपका तनाव। यहाँ से निकलेगा जब T आप फाइंड करें, इसको इधर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आपका हो जाता है 2M1 M2 अपान M1 प्लस M2। ये हो जाता है आपका तनाव, ठीक है, ये दोनों हो जाता है। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे G भी। और नेक्स्ट आपसे बात करेंगे इसके आगे लिफ्ट का केस किस तरीके से होता है। लिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए या नीचे, तो उसका आभासी, तो उसका जो आभासी भार होगा, आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। देखिए मान लीजिए कोई लिफ्ट है,
ये आपकी कोई लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन M1 है और नीचे इसका वेट लग रहा है M1G और ऊपर आपके लग रहा है R, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें देखिए लिफ्ट के केस में क्या होता है, लिफ्ट तो ऊपर या नीचे जा रही है, तो इसमें फोर्स जो आपका फोर्स होता है वो हम क्या बोल ले, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मानकर चलते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो लिया नहीं जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, R हो जाता है और माइनस M1G इक्वल टू M1A। ठीक है, अगर लिफ्ट यहाँ पे बात करें, आप ध्यान दीजिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर और नीचे समान वेग से अगर गति करे तो यहाँ पे आपका जो एक्सीलरेशन होता है फर्स्ट पॉइंट में A इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो R माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A आपकी क्या हो जाएगा 0, तो R माइनस M1G इक्वल टू 0, यानी R इक्वल टू M1G, यानी कह सकते हैं R इक्वल टू mg। जो आपका वास्तविक भार होगा वो आभासी भार के क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल। आपका वास्तविक भार था mg और नॉर्मल रिएक्शन r है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसका जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन यानी प्रभावी त्वरण जो होता है, यानी प्रभावी त्वरण क्या होता है, प्रभावी त्वरण क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स नेवी में ठेकेदार कि जब यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो उस पिंड का जो प्रभावी एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, तो प्रभावी एक्सीलरेशन आपका g होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए m के बाद अगर कोई पॉइंट जो भी हो वो आपका इफेक्टिव एक्सीलरेशन कहलाता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड किस तरीके से पूछा जाता है, इसी में एक केस और पूछ लिया जाता है, वो कैसे है देखिए कि दूसरा, यदि कोई लिफ्ट, फर्स्ट ही केस में चल रहे हैं अभी, यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो आपका पूछता है कि टाइम क्या होगा, यानी समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे होता है आपका S इक्वल टू होता है UT, सेकेंड इक्वेशन न्यूटन का, प्लस हाफ GT स्क्वायर। अगर हमने इससे पहले जो है हमने जो वीडियो बना के डाली तो उसमें कहा था ये जो ही लिफ्ट या कोई भी पिंड अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो उस समय आपका जो प्रारंभिक वेग u होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो s इक्वल टू या h इक्वल टू कह सकते हैं 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अगर हम यहाँ से t की बात करें तो 2 ये मल्टीप्लाई तिरछा 2h अपान GT स्क्वायर, यानी t इक्वल टू आपका अंडर रूट 2h/g ये होता है। ठीक है, ये होता है टाइम आपका। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है यदि जब लिफ्ट ऊपर की ओर a त्वरण से गति करे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर a त्वरण से गति करे, तो ये थ्योरी में पूछता है जब कोई लिफ्ट, सेकंड केस मान सकते हैं इसे, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर a त्वरण से गति करे तो उसका जो आभासी भार होगा, यानी उस मनुष्य का लिफ्ट के अंदर आभासी भार जो होगा वास्तविक भार से ज्यादा होगा। क्या होगा, वास्तविक भार से
वास्तविक भार से ज़्यादा होगा। देखिए पहले कैसे, ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है, उसके अंदर ये कोई पर्सन है m1, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स m1g नीचे की ओर लगता है तथा अप्लाइड फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं जिस दिशा में वो मूव कर रहा है उस दिशा में, ठीक है, ऊपर की ओर r लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, r नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में m1g लग रहा है। ठीक है, उसके यानी r नॉर्मल रिएक्शन माइनस m1g इक्वल टू m1a। ठीक है, और r की इक्वल टू हो जाता है m1a, और ये इधर जाएगा पॉजिटिव प्लस साइन प्लस हो जाएगा यानी m1g। तो यहाँ से r इक्वल टू यहाँ से m1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो g प्लस a, ये आपका होता है सेकेंड में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसके त्वरण ए त्वरण से गति कर रहे हैं तो आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से ज्यादा हो। कैसे, ये जो आभासी भार है आपका r, वास्तविक भार g प्लस ए यानी ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, यदि कोई लिफ्ट ए त्वरण से गति कर रही ऊपर की ओर तो पूछता है उसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो, यानी त्वरण दे देते हैं क्वेश्चन, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे त्वरण ए से मान सकते हैं, तो फिर उसका कहता है तो प्रभावी त्वरण क्या होगा, क्या प्रभावी त्वरण आपका g प्लस ए हो जाता है। ये क्वेश्चन नेवी सितंबर बैच, ठीक है, नेवी सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। और सेकंड थर्ड आपका बात करें तो थर्ड पूछता है जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर गति करे तो आपका क्या हो जाता है, जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो आपका प्रभावी त्वरण क्या, इफेक्टिव एक्सीलरेशन, प्रभावी त्वरण आपका g माइनस ए हो जाता है। और थर्ड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट यह है आपका जब लिफ्ट नीचे, थर्ड पॉइंट है आपका जब लिफ्ट जो है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो क्या होगा। ठीक, कंडीशन आपकी। फोर्थ पॉइंट रहेगा जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो देखिए मान लीजिए कोई लिफ्ट है, वही सेम कंडीशन, m1 पर्सन है आपका, ये आपका नीचे ग्रेविटेशन फोर्स m1g और ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है a इक्वल टू आपका क्या हो जाता है g, a इक्वल टू g हो जाता है। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन r माइनस m1 g इक्वल टू m1a। ठीक है, और अगर बात करें हम आपका तो r माइनस m1, यहाँ हमने कहा है कि g के जगह a हो सकता है या a के साथ में आपका g हो सकता है। ठीक है, तो m1g इक्वल टू m1g। ठीक है, तो ये आपका इधर चला जाएगा, क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, जब कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो प्रभावी, उन्होंने कहा है प्रभावी त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, या कह दे, या जब, या करके कर सकते हैं, या उस लिफ्ट में स्थिर जो व्यक्ति होगा, स्थिर व्यक्ति, उस लिफ्ट में जो स्थिर व्यक्ति होगा वह उस समय
उस समय किस स्थिति को प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा कभी न कभी। ये शायद एनडीए में पूछा गया था, अभी नहीं, 15 का पूछा क्वेश्चन है कि जब कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है तो उसके अंदर जो उस फर्श पर व्यक्ति होता है तो वो सीधा जो है फर्श को छोड़ करके लिफ्ट की छत को जाकर छू जाता है, ठीक है, लिफ्ट की छत में टकरा जाएगा। मान लीजिए लिफ्ट जो है उल्टी हो जाती है, इस तरीके का केस। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई लिफ्ट है, ये केस वही है M1 और नीचे आपका जो है M1G लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन यानी अप्लाइड फोर्स R लग रहा है। तो अगर इन्होंने, और यहाँ पे जो क्या होगा, जब केस होता है कि जब लिफ्ट जो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे तो आपका क्या हो जाता है, A इक्वल टू आपका क्या हो जाता है G, ठीक है, A इक्वल टू G। और एक केस यही पहले हमने थर्ड वाला बताया कि जब लिफ्ट नीचे सिर्फ और सिर्फ गिरे तब वहां पे आपका जो प्रभावी त्वरण था वो G माइनस A था, लेकिन वहां पे स्वतंत्रता पूर्वक नाम नहीं लिया था। यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक यानी एक समान तुरंत गिर जाए कोई चीज, ठीक है, ये बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे मैग्नीट्यूड यानी फोर्स आपका जो है ग्रेविटेशनल लग रहा है। तो अगर कोई चीज नीचे की ओर गिर रहा है तो सीधा त्वरण नीचे की ओर लग रहा है उसका, और फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है। तो हम अब दोबारा में नॉर्मल रिएक्शन R ना लेकर के M1G लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर जितनी तेज से आ रही है तो उसी दिशा में फोर्स लग रहा है। तो हमने बताया था इसको लिफ्ट में तक निकालने का तरीका, जिस ओर फोर्स लगे उसकी दिशा, उसके अपोजिट डायरेक्शन की दिशा। तो फोर्स आपका लग रहा है M1G। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर अगर समान स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो आपका फोर्स नीचे M1G लग रहा है, माइनस R ऊपर लग रहा है, R ऊपर की ओर लग रहा है, और मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यानी नीचे की ओर आपका लग रहा है M1G माइनस R इक्वल टू हो जाता है आपका M1 मास इंटू एक्सीलरेशन M1A। और हमने आपसे कहा है A इक्वल टू यहाँ पे आपका G हो जाता है जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, तो M1G माइनस R इक्वल टू M1G, ठीक है। ये इधर जाएगा, घट जाएगा, R इक्वल टू M1G माइनस M1G, ये कैंसिल, तो R इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो प्रभावी त्वरण होता है आपका यानी इफेक्टिव एक्सीलरेशन, प्रभावी त्वरण आपका जो हो जाए 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट की फर्श पर बैठा हुआ है, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक एक समान धीरे धीरे ना गिर के बहुत तेजी से तुरंत गिर जाए तो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति होगा वो सीधा छत में जाकर छू जाएगा, ठीक है, ये केस बन जाता है। अरे काट, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे देखिए, हाँ देख लियो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें, यदि दो कारें या कोई भी कारें हों, दो कारें समान वेग से गति करें तो उनके चालों का अनुपात क्या होता, तो उनके चालों का अनुपात क्या होता है। ये जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत पूछता है, न्यूमेरिकल इसमें, ठीक है। तो दो चालों का अनुपात हम जानते हैं, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी न्यूटन का जो है थर्ड इक्वेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर बी को हम 0 मान लेते हैं, दो कारें समान वेग से अगर गति करेंगे तो एक की कार हम अगर 0 मान ले तो सेकंड की अपने आप निकल आती है, ठीक है। तो अगर बी को 0 मान लेते हैं तो यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से s की अगर हम बात करें आपके, तो आपके s हो जाएगा
जाएगा u²/2a यानी s हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे 2 से m² से मल्टीप्लाई करा देते हैं m², तो s = m² u²/2am²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/m² के, यानी s1/s2 जो होता है आपका m2/m1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ये आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हमने किया है m² से, तो आपका जो s1/s2 का होता है अनुपात s1/s2 m2/m1 का होल स्क्वायर होता है। अगर यहीं पे कह दे काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कह दे आपकी जो है नियत हो, ठीक है, यदि काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा जो आपकी हो वो नियत हो, तो उसका चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात, ठीक है, चाल का अनुपात क्या होता है आपका, तो s1/s2 = m1/m2 हो जाता है। ठीक, होल स्क्वायर नहीं, ये होता है। अब देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है आपसे कि जो है रॉकेट, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस पर आधारित है। पहला है रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस पर आधारित है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन पर, न्यूटन के प्रथम नियम, और सेकेंड इन्होंने कहा है कि संवेग संरक्षण पर, और थर्ड इन्होंने कहा है आपका ऊर्जा संरक्षण पर, और फोर्थ आपका कहा है नन ऑफ दिस, ठीक है, चौथा इन्होंने कहा है कोई नहीं। तो ये आपका होगा संवेग संरक्षण पर। कैसे हमने बताया था कि संवेग संरक्षण का जब नियम था उसमें के 4 एग्जाम्पल बताए थे। पहला आपका था जो है रॉकेट का उड़ना जो है संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण पर, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि बंदूक का पीछे हटना, और थर्ड हमने बताया था आपका जो है संघट्ट, ठीक है, संघट्ट यानी कोलिजन, ठीक है। ये जो है तो 3-4 तरीके से हमने एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।